बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ एक हबीब यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट मौजूद हैं जो कि अब इस वक्त इटली के अंदर मौजूद हैं और उनका पूरा कैरियर जानने की कोशिश करेंगे कि किस इलाके में बचपन में कराची में रहे, फिर उन्होंने स्कूलिंग कहाँ से की, यूनिवर्सिटी में हबीब ही क्यों गए और फिर उसके बाद इटली आके उन्होंने अपना मास्टर्स किया और अभी एज कंप्यूटर विजन एंड रोबोटिक्स इंजीनियर एक इटली बेस्ड कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो रज़ा भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा चलिए स्टार्ट करते हैं आपके अर्ली चाइल्डहुड से कि आप कौन से एरिया के अंदर बचपने में रहे और फिर स्कूलिंग आपने कहाँ पे की और फिर वहाँ से लेके यूनिवर्सिटी तक का सफ़र। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। मेरे ख्याल में आई होप मैं कोशिश करूँगा कि वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर सकूँ जितने कम टाइम में हो सके। मैं बफर जोन से बिलोंग करता हूँ, नॉर्थ नाज़ाबाद कराची में। मेरी जो इनिशियल एजुकेशन है वो अलमुर्तज़ा स्कूल से थी। घर से काफ़ी दूर था लेकिन अलमुर्तज़ा स्कूल से शुरू से फ्रॉम नर्सरी टू टू मैट्रिकुलेशन के एंड तक पूरा अलमुर्तज़ा स्कूल में ही रहा। उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद जो है मैंने इंटरमीडिएट गवर्नमेंट कॉलेज से किया था और उसके बाद जो है मैंने हबीब यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी और मेरा प्रोग्राम था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सही है। हबीब अच्छा यूनिवर्सिटी में। हबीब यानी कि कराची के अंदर एक ट्रेंड है एनईडी का और फिर नस्ट भी है आपके पास और फिर मुख्तलिफ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो ये बड़ा एक क्रिटिकल डिसीजन होता है और उस वक्त बंदा काफ़ी जो है डिफरेंट ऑप्शंस को इवेल्युएट कर रहा होता है। सो हाउ डिड हबीब केम इन योर माइंड और फिर वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा? यार बड़ी एक मज़े की स्टोरी है इसमें। मैंने जो है वो एक दो यूनिवर्सिटी हबीब के अलावा अप्लाई किया था, एनईडी अप्लाई नहीं किया था। ऐसे नहीं कि मैं करना नहीं चाहता था, लेकिन एनईडी के मेरे ख्याल में एग्जाम से पहले ही, एनईडी के टेस्ट से पहले मेरा हबीब में हो गया था। टू बी ऑनेस्ट हबीब का मेरा इन जनरल कभी प्लान नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे हबीब नहीं खुली थी, हम लोग पहला बैच होने वाले थे, तो कोई रिव्यूज हमारे पास नहीं थे फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी चीज़ ये कि जनरल एक एक आइडिया फ्लोट यही कर रहा था कि बहुत एक्सपेंसिव है, किस तरह से आप अफोर्ड करेंगे। मेरे ख्याल में उस टाइम पे फीस स्ट्रक्चर मोर लेस पर ईयर 12 लाख से ऊपर जा रहा था। सिर्फ जो आपकी ट्यूशन फीस होती है उस टाइम पे ये था। तो मेरा प्लान नहीं था। हम लोग एक एजुकेशन फेयर में गए थे, एक्सपो में। मैं और मेरा एक दोस्त है अली हैदर, मेरे बचपन का दोस्त है, हम लोग स्कूल में साथ थे। हम लोग गए थे एक फेयर में, तो वहाँ पे हबीब का जो है वो एक स्टॉल टाइप लगा हुआ था, तो जहाँ पे रिप्रेजेंट करे थे हबीब यूनिवर्सिटी को एज उनके 4 प्रोग्राम्स थे वहाँ पे। तो मेरे दोस्त ने मुझसे बोला कि हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं और कुछ नहीं कर रहे। तो हमने इन्फॉर्मेशन ली, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। मैं आपको पॉइंटर्स दे दूंगा कि क्यों इंटरेस्टिंग लगा था इन जनरल। बट वहाँ पे आने के बाद उन्होंने बोला कि हमारा टेस्ट आने वाला है, अगर आप अप्लाई करना चाहें। ने कहा ओके ठीक है। तो उन्होंने बोला कि टेस्ट हमारा 5,000 रुपये का है। तो उस वक्त 5,000 रुपये का टेस्ट जो है वो थोड़ा हाई एंड पे आता था। यूजुअली जो यूनिवर्सिटी के टेस्ट होते हैं वो इतने महंगे नहीं होते। तो मैंने कहा कि नहीं, ये तो शायद मैं नहीं करूँ। एनीवेज चलें ठीक है, आपने दे दिया, मैं देख कंसिडर करूंगा। चले गए वहां से आगे। फिर मेरे दोस्त ने वापस बोला कि हम उनसे बात करते कि अगर आपको टेस्ट में डिस्काउंट दे सकें तो हम बात कर लेते हैं, क्योंकि उस टाइम पे पॉइंट ये था कि मैं इंटर की मेरी शायद रिजल्ट आ गया था या फिर कुछ इस तरह से था। मेरी एकेडमिक थोड़ी बैकग्राउंड काफ़ी बेहतर था। तो उसको बेसिस रखते हुए हमने उनसे बोला कि आप मैं इसमें मेरा मेरिट ये है कि आप मुझे डिस्काउंट दे सकते हैं। वो फौरन मान गया कि हाँ ठीक है, फॉर श्योर हम आपका 5,000 का टेस्ट जो है 500 रुपये का कर देते हैं। हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं। तो फिर मैंने टेस्ट दिया था, लकीली फिर टेस्ट पास हुआ, फिर इंटरव्यू पास हुआ। और ये थ्रू आउट इस जर्नी में मैंने जो है फिर वो पॉइंटर्स हाईलाइट किए थे कि ओके, मुझे लगता है कि हबीब जो है वो कोइंसिडेंटली एक अच्छी चॉइस की तरफ खुद ही मुझे जो है वो कन्वर्ट कर रहा है। जो पॉइंटर्स मैंने नोटिस किए थे उसके अंदर सबसे अच्छा पॉइंटर जो था वो उनकी फैकल्टी थी, कि उनकी फैकल्टी जो है वो इंटरनेशनल फैकल्टी थी। हाँ, इंटरनेशनल सिर्फ एक वर्ड जो है रिप्रेजेंट नहीं करता है, लेकिन उनका इंटरनेशनल बैकग्राउंड जो था, जिन फील्ड से वो आए थे, जो काम उन्होंने किया था, वो काफ़ी एडवांस काम था। दूसरा, इनका जो करिकुलम है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्रोग्राम मुझसे रेलिवेंट था। कंप्यूटर साइंस भी रेलिवेंट था, लेकिन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड था उस टाइम पे। उनका प्रोग्राम बहुत डाइवर्स है। इसके अंदर जो टॉपिक्स वो कवर कर रहे थे, जो कोर्सेज वो पढ़ा रहे थे, वो काफ़ी अच्छे थे। अच्छे इन अ सेंस कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरफ हमें डायरेक्ट करेंगे, कन्वेंशनल टॉपिक कवर नहीं कर रहे। तीसरी चीज़ जो मुझे अच्छी लगी थी वो ये थी कि पाकिस्तान की सबसे पहली लिबरल आर्ट्स यूनिवर्सिटी है हबीब यूनिवर्सिटी। हम्म। उसके अंदर इनका जो बहुत एक अच्छा एस्पेक्ट है वो मुझे लगता है कि इन्होंने लिबरल कोर एक समझे एक स्ट्रीम लाइन किया हुआ है, जो कि एक सेट ऑफ कोर्सेज है जो कि आपको
डिफरेंट एस्पेक्ट्स में जो है वो इंफॉर्मेशन में भी कुछ नॉलेज वहाँ पे प्रोवाइड करेगा, जिसके अंदर सॉफ्ट स्किल इंक्लूडेड होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा पहला कोर्स होता है रेटरिक एंड कम्युनिकेशन के ऊपर, ठीक है। फिर आपके पास मॉडर्निटी के कोर्सेज आते हैं। तो ये जोड़ा जो है वो आपको एक कॉन्सेप्ट, हम हमेशा बोलते थे कि रीलर्न या अनलर्न का कॉन्सेप्ट पे हम बहुत ज़्यादा फोकस करते थे कि ओके जो चीज़ हमें पढ़ाई गई है उनको हम थोड़ा सा और इन डेप्थ एक्सप्लोर करें। तो ये जो मेरिट साइड पे था, जो एजुकेशनल एस्पेक्ट था, वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था जब मैं डिसीजन ले रहा था। फॉर श्योर उसके बाद उन्होंने, जब मैंने टेस्ट वगैरह क्लियर किया था, उन्होंने स्कॉलरशिप प्रोवाइड की थी। स्कॉलरशिप का पैकेज मुझे बहुत अच्छा उन्होंने दिया था। स्कॉलरशिप के बारे में अगर आप हम आगे डिस्कस करेंगे तो मैं आपको और बता दूंगा, बट इन जनरल बहुत अच्छा पैकेज दिया था। उसके साथ साथ उन्होंने पैकेज के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मे भी हम डिटेल में कर सकते हैं इसको, बट इन जनरल उसके बाद ओवरऑल मैं फिर डिसाइड किया कि ओके सारे फैक्टर्स जब इंक्लूड हो ही गए, फिर मैंने बाकी जगह अप्लाई नहीं किया था, फिर मैं ये सिलेक्शन को हार्ड था, बहुत मुश्किल था। घर के अंदर कन्वेंस करना बहुत मुश्किल बात थी, क्योंकि हमारे पास कोई रिव्यूज नहीं थे। लेकिन मेरे ख्याल में एक एजुकेटेड डिसीजन जो है वो काफी बेहतर हम वहाँ पे ले पाए थे। सही सही। आई थिंक हबीब यूनिवर्सिटी बिलखुसूस जो इंटर बैकग्राउंड से आ रहे होते हैं स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स, एक उनका एक अलग कोटा होता है उसका स्कॉलरशिप्स का, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कुछ इस तरीके से होता श्योर, ऐसी है। जब हमने अप्लाई किया था उस टाइम पे ये नहीं था। जैसे आपके पास लम्स पे एनओपी आता है, मेरे ख्याल में IBA में NTHP के नाम से है मेरे ख्याल में शायद। इसी तरीके से हबीब ने 2 साल बाद अपना टॉप्स प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिसके अंदर ये कराची बोर्ड वाले, फेडरल बोर्ड वाले जो होते हैं उनके लिए स्पेशली वो प्रोग्राम था। टॉप्स प्रोग्राम के अंदर आपके पास 100% स्कॉलरशिप होती है, जिसमें कोई भी चीज़ कवर, जो कुछ भी आपने पे नहीं करना। अब 4 ईयर के लिए, पूरे 4 साल के लिए वैलिड होती है। फॉर श्योर क्राइटेरिया होता है उसको मेंटेन करने के लिए, जीपे वगैरह के, बट इन जनरल जो है वो फोकस ग्रुप जो है वो कराची बोर्ड होता है इस टाइम पे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास बाकी स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप नहीं होती। आपके पास हर जगह से हर तरह की स्कॉलरशिप आपके पास हैं। आपके पास मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स होती हैं, आपके पास नीड बेस्ड स्कॉलरशिप होते हैं, आपके पास ग्रांट्स होते हैं, आपके पास स्टूडेंट एम्प्लॉयमेंट होती हैं। तो पॉइंट ये है कि अगर आपके पास मेरिट, अगर आप प्रेजेंट कर सकें अपना, और या फिर मेरिट और इसके साथ नीड वगैरह प्रेजेंट कर सकें, तो आपके पास जो है वो यू कैन फाइंड अ वे। हबीब जो है ऊपर आपका तरीका निकाल लेता है किस तरह से आप अफोर्ड कर सकते हैं। आई थिंक आप उसके ऊपर भी थोड़ा सा बताएं कि हबीब जिस पर्पस के लिए बनी है, इट्स नॉट अ कमर्शियल यूनिवर्सिटी, इट्स मोर ऑफ अ ट्रस्ट बेस्ड यूनिवर्सिटी। किसी एक बैंकिंग सेक्टर ने उसको बनाया है, और इट्स फ्रॉम अ कम्युनिटी के जो चाहती है कि एजुकेशन स्प्रेड हो, और फिर उन्होंने वो स्टैंडर्ड दिया है कि जो शायद UK और US की यूनिवर्सिटीज में होता है। सो आपका एक्सपीरियंस इसी तरह रहा कि इट्स मोर ऑफ अ, यानी वो कमर्शियल एस्पेक्ट नहीं दिखता आपको उस यूनिवर्सिटी के अंदर कि वो फीसेस और वो वाला सिस्टम, इट्स मोर ऑफ they want you to grow within those 4 years. कह सकते हैं आइडियोलॉजी तो यही है कि इनके साथ जो भी स्पॉन्सर्स जुड़ रहे हैं वो एक इसी माइंडसेट को लेके जाते हैं। उनकी आइडियोलॉजी यही होती है कि हमें जो है वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करनी है। क्योंकि पाकिस्तान में अगर हम देखें कि अगर आपको हायर एजुकेशन की तरफ जाना है, सॉरी आपको बेहतर एजुकेशन की तरफ जाना है, तो वो पहले आता है कि पैसे कहाँ से आएंगे। फाइनेंसिस एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। हबीब की फीस बहुत ज्यादा है, ये मैं कह सकता हूँ हबीब की फीस बहुत ज्यादा है। लेकिन क्योंकि आपके पास जो स्पॉन्सर्स हैं वो इस आइडियोलॉजी से आते हैं, तो आपके पास स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया जो है वो बहुत डाइवर्स है, बहुत डाइवर्स स्ट्रक्चर बनाया हुआ है कि अगर आप एक जगह पे फिट नहीं हो सकते तो आपके पास दूसरी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए अवेलेबल होती हैं। ये चीज़ आप अब आप बात करें कि जो आइडियोलॉजी से और क्या चीज़ें ड्राइव होती हैं, एक तो स्कॉलरशिप ड्राइव होती है, फिर आपके पास करिकुलम भी ड्राइव होता है इसी चीज़ से कि हम पढ़ा क्या रहे हैं एक्चुअली। इसके अंदर जो चीज़ सबसे ज़्यादा डिफरेंशिएटर, जो मेरे लिए बड़ा डिफरेंशिएटर था उस टाइम पे, वो ये था कि जब हमारी यूनिवर्सिटी का पहला साल था, उसी पहले साल में इनके साथ इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस थी। स्टैनफोर्ड के साथ, इनके साथ मिशिगन की हैं, UC बर्कली है, इस तरह की और US की जो आईवी लीग्स में आती हैं उस तरह की यूनिवर्सिटीज़ हैं, सिंगापुर की भी हैं, इस तरह की कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका ऑलरेडी कोलैबोरेशन है। इसका मतलब ये कि इनकी आइडियोलॉजी में ये एस्पेक्ट इंक्लूडेड है कि बच्चों को जो है वो बहुत एक डिफरेंट और डाइवर्स एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना है, ना सिर्फ आपके पास कोर्सेज के अंदर, बट इन जनरल इंटरनेशनल एक्सपोजर के हवाले से और भी अपॉर्चुनिटीज ओपनली वेलकम करनी। ये पहली बार था जब पाकिस्तान से जो है वो एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन एजुकेशन लेवल पे एक हुई थी, इंस्टीट्यूशन लेवल पे एक हुई थी। तो ये बड़ी एक अच्छी चीज़ थी। करिकुलम के अंदर भी अगर आप बात करें, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अब तो बहुत इंप्रूव्ड हो गया, बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गया है। मेरा जितना नॉलेज है उस बारे में हम बात कर सकते हैं, लेकिन इन जनरल इनका फोकस काफ़ी मॉडर्न टॉपिक्स पे रहा है और अभी भी इम्प्रूव करते जा रहे हैं। जैसे हमने कुछ अर्से पहले नोटिस किया था कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर
प्रोग्राम्स जो हैं वो थोड़े बैचलर लेवल प्रोग्राम्स जो हैं वो थोड़ा जेनेरिक लॉन्च करने शुरू हुए थे। जेनेरिक इन सेंस के ओके हम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग नहीं करते, हम थोड़ा अपर अम्ब्रेला पे चले जाते हैं, ठीक है, हम कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। इस तरह से अगर बात करें तो उसके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रीमलाइंड आप पाथ्स डिफाइन कर सकते हैं एक ही प्रोग्राम के अंदर। अगर आपको फोकस करना है मेजर और माइनर के अंदर, इस तरह से डिफरेंशिएट करना है, तो हबीब ने एक बड़ी अच्छी चीज अब जाके ये भी किया कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग जो है वो थोड़ा वाइडर अम्ब्रेला कर दिया, जिसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स और इंक्लूड हो जाते हैं। सही सही। अच्छा, कमेंग के भाई हबीब का एक डिफरेंट स्टाइल है, और फिर उसके बाद वहाँ से जो बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं उनके अब जो है काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ आते हैं। सो आपने अपनी पहली जॉब कहाँ की, किस फील्ड में की, और जो आपकी फील्ड थी वहाँ से जो आपने जॉब्स की हैं डिफरेंट, वहाँ से इटली का जहन में कैसा है कि दिस इज एन अपॉर्चुनिटी कि मैं इटली जा सकता हूँ? श्योर, ये मेरे ख्याल में जो है वो इसके रूट्स हैं। जब मैं फाइनल ईयर में था बैचलर में, उस टाइम पे मैंने सोच लिया था कि मुझे रोबोटिक्स में या प्रोग्रामिंग में बहुत मज़ा आ रहा है, और मेरे ख्याल में मज़े के अलावा भी मुझे इसमें अपॉर्चुनिटी वाइज मैं कह सकता हूँ कि इसमें काम बहुत किया जा सकता है, इस तरह से कहा जा सकता है, इसमें बहुत बहुत काम हो सकता है। तो मैं सोचा था कि ठीक है, हमने फाइनल ईयर में फिर हमारा फाइनल प्रोजेक्ट जो था मैंने अपने 2 दोस्तों के साथ बनाया था, हसनैन और लाइबा, उनके साथ मैंने प्रोजेक्ट बनाया था। तो जब हमने वो प्रोजेक्ट क्लोज किया था तो मैं सोचा था कि ठीक है, अब इसको आगे परस्यू करने के लिए मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। मास्टर्स डिग्री का मेरा जो प्लान था वो पाकिस्तान से नहीं था, क्योंकि मुझे जितनी जितनी एक बहुत लिमिटेड रिसर्च उस टाइम पे जो भी थी वो ये था कि रोबोटिक्स के अंदर बेहतर काम नहीं होगा कराची में या पाकिस्तान में इतना ज़्यादा काम नहीं हो रहा है, और उसके डिग्री प्रोग्राम भी बहुत ज़्यादा लिमिटेड है रोबोटिक्स के, ठीक है। तो ग्रेजुएशन के बाद मेरा प्लान था क्योंकि मास्टर्स जाना है, लेकिन मैं टाइम लेना चाहता हूँ कि एक अच्छी एप्लीकेशन, एक अच्छा मुझे प्रोग्राम मिले, तो इसका मतलब ये कि अब नेक्स्ट ईयर जो है मैं अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि मई में मेरी ग्रेजुएशन हुई थी अबीब से। अब नेक्स्ट ईयर के लिए मुझे अप्लाई करना था। उस वक्त भी एप्लीकेशंस खुली हुई थी, ऐसा नहीं कि एप्लीकेशंस नहीं खुली हुई थी, लेकिन इतना ज़्यादा फोकस्ड उसमें मेरे पास इतना ज़्यादा रिसर्च नहीं थी उस टाइम पे। तो फिर मैंने ग्रेजुएशन के बाद एज अ डेटा साइंटिस्ट ज्वाइन किया था। मेरी डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में थी, एक बिल्कुल ही डिफरेंट वो भी स्टोरी है। टू बी ऑनेस्ट, ग्रेजुएशन के टाइम पे मेरे पास क्लियर विजन कह सकते नहीं था कि किस डायरेक्शन में जाना है, क्या जॉब करनी है, जो आपने जॉब मिल रही है बस वो करनी थी उस टाइम पे। इत्तेफाकन हुआ ये था कि मैंने डेटा साइंटिस्ट की जो जॉब पे अप्लाई किया था उसका इंटरव्यू सीईओ ने डायरेक्टली लिया था। मेरा इंटरव्यू 1 या 1.5 घंटे का इंटरव्यू गया था, और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग इंटरव्यू गया था, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग इंटरव्यू गया था। वो भी एक अलग स्टोरी है, मैं और वो सीईओ रहीम ललानी तो नहीं थे? वो वही है सीईओ रहीम लालानी, टेक्स्ट जो कंपनी है। इंटरव्यू बहुत इंटरेस्टिंग था क्योंकि उसके अंदर उसको मैंने पहले से ही क्लियर कर दिया था कि मेरा डेटा साइंस का बैकग्राउंड नहीं है और ना मुझे एसक्यूएल आती है। तो उसने कहा हाँ, वो कोई मसला नहीं, एसक्यूएल सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो सीखी जा सकती है। मुझे ये देखना है कि आपके पास जो है वो दूसरी क्या स्किल्स हैं जिसके ऊपर आप जो है बिल्डअप कर सकते हैं। उसने एक बहुत जेनेरिक एक सवाल दिया था, जो कि मुझे बहुत मजा आया था। इंटरव्यू बहुत बहुत अच्छा गया था। उसके बाद मैंने टेक्स्ट ज्वाइन की थी। 3 महीने गुजारने के बाद मुझे रियलाइज हुआ था कि मेरे ख्याल में ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं हो रही, इन अ सेंस के जो कंपनी में काम हो रहा था वो एक खास एस्पेक्ट में काम हो रहा था, उसके अंदर मैंने अपनी लर्निंग बना ली थी। उसके बाद मुझे नहीं दिख रहा था कि हम वर्कलोड ज्यादा तो नहीं था? जा सकते हैं इस टॉपिक पे भी जा सकते हैं। मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूँ, चलें टेक्स के बारे में अगर हम 1 मिनट निकालें तो टेक्स जो है वो एक डेटा साइंस की कंपनी है। इनका आइडिया बहुत अच्छा लगता है मुझे, इनका काम बहुत अच्छा है, बट इन जनरल जो है वो कंपनी कल्चर के हवाले से अगर हम बात करें तो थोड़ा सा चैलेंजिंग है। काफी चैलेंजिंग हो सकता है, डिपेंडिंग कि आप उसको किस तरह से लेते हैं, काफी चैलेंजिंग हो सकता है। मैंने और मेरे वर्क एक लाइफ दोस्त बैलेंस आपका मुश्किल कर देते हैं, खासतौर पे आप हबीब जैसी यूनिवर्सिटी से जा रहे थे, तो यानी एक वहाँ पे बड़ी आपकी मेंटल हेल्थ को और वर्क लाइफ बैलेंस को मलूज़े खाते रखा जाता होगा, और फिर गोइंग इनटू दैट एनवायरनमेंट के जहाँ पे मे बी यू हैव टू वर्क 12 आवर्स अ डे। सो मुझे पता है कि शायद ये वजह एक बनी हो, मुश्किल हुआ उस वक्त। सही आपने आइडेंटिफाई किया कि वर्क लाइफ बैलेंस के हवाले से बहुत चैलेंजिंग हो गया था, बिल्कुल ऐसे ही है, स्पेशली क्योंकि जब मैं जॉब के साथ कुछ और भी देख रहा हूँ, क्योंकि मैं मास्टर्स अपॉर्चुनिटी देखना चाह रहा था, तो मेरे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग वहाँ पे भी था। इसके अलावा टाइमिंग का एक मसला है वहाँ पे कि सुबह 8 या 9 बजे जाना होता था और वापसी 7 बजे अगर आप जा रहे हो तो वो जल्दी कहलाता था। और मेरे घर से अगर आप बाइक पे जाएं तो 1 घंटा स्ट्रेट लगता है वापस आने में, क्योंकि कोरंगी में टैक्स का ऑफिस एटलीस्ट था अब तो आई थिंक उन्होंने कहीं बना लिया, और या नहीं वहीं पे वो मुझे कुछ उसका बड़ा आइडिया। सिटी बना रहे थे, कुछ ऐसा कर रहे थे। आई जस्ट हैव न्यूज़ अबाउट देम। उनके पास स्पेस बहुत ज्यादा थी उस टाइम पे, वो डेवलप्ड नहीं था, बिल्डिंग डेवलप नहीं थी, बहुत एक
अजीब सी बिल्डिंग उन्होंने ली हुई थी, उसको बना लिया तो बना लिया, बना सकते थे, स्पेस बहुत ज्यादा थी उनके पास। मैं ऐसे से कहता हूँ कि मेरी ऐसा नहीं कि वहां पे बिल्कुल ही बुरा एक्सपीरियंस किया, हाँ, बट इट मेरे वाज ख्याल में चैलेंजिंग। इट वॉज वेरी चैलेंजिंग, लेकिन उसने बहुत सिखाया था, कि चीजें मैंने बहुत सीख ली थी। एक्सेल की अगर हम बात करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को हर कोई डिक्लेयर करता है मैं एक्सपर्ट हूँ उसके अंदर, एक्सपर्ट नहीं है भाई, एक्सेल में बहुत सारा काम होता है। बहुत चीज़ है। वो मैंने वहां पे काफी टाइम तक सीखा, और वो मेरे आज तक काम आता है। मैंने इनफैक्ट जो मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, मेरे मैनेजर ने मुझसे पूछा कि आपकी एक्सेल की क्या स्किल है, मैंने कहा एक्सपर्ट है। तो उसने मुझसे सवाल किया और मैं इसका जवाब दे दिया, क्योंकि मैंने उसको मेंशन किया कि मैंने 3 महीने काम किया था, इस वजह से मुझे ये चीज पता है। हम्म। एनीवेज टेक्स्ट जो है वो एक अगेन एक डिफरेंट स्टोरी है, चैलेंजिंग है। तो टेक्स्ट मैंने 3 महीने काम किया, उसके बाद मैं देख रहा था कोई ऐसी जॉब जो मुझे एक बैलेंस दे, उसके अलावा मुझे मास्टर्स में भी थोड़ी सी एक बैकग्राउंड लेवल पे मेरे लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सके। ठीक है, उसके लिए मैंने फिर वापस हबीब यूनिवर्सिटी एज अ रिसर्च असिस्टेंट ज्वाइन किया था। फिजिक्स डिपार्टमेंट के अंदर मेरा काम जो था, फिजिक्स लैब के जो कोर्सेज होते हैं वो मुझे जो है वो कंडक्ट करने थे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था हबीब का एज एन आरए। फिर मैंने वहाँ पे 1 साल काम किया, एक्चुअली 1 सेमेस्टर मैंने फिजिक्स आरए की तरह काम किया। फिर नेक्स्ट सेमेस्टर जो है मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रोग्राम ने भी अप्रोच किया था कि हम आपको भी इंक्लूड करना चाहें आप आरए प्रोग्राम में भी। तो फिर मेरे पास आधे साल 10 महीने तक 2 पोजीशंस थी, एक फिजिक्स आरए फिर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी। तो मुझे मेरा एक्सपीरियंस बहुत, मुझे पढ़ाने में जनरली बहुत मजा आता है। तो मेरा बहुत एक्सपीरियंस अच्छा गया था इस हवाले से भी। और फॉर श्योर ये एक एकेडमिक पोजीशन थी, तो मेरे लिए फिर एकेडमिक अपॉर्चुनिटीज के अंदर भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रही। आज तक मैं मेंशन करता हूँ, अगर किसी भी एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो ये एक वैल्यू ऐड करता है वहाँ पे भी। इस टाइम पे हबीब ने बहुत अच्छा बैलेंस प्रोवाइड किया था, तो मैंने इस टाइम पे मास्टर्स की बहुत सारी एप्लीकेशंस फिल्टर की थी इस टाइम पे। ठीक है, तो फिर यानी एक ज़हन में बना हुआ है, आई डोंट नो व्हाई, बट जर्मनी इज़ अ गो टू ऑप्शन फॉर इंजीनियर्स, और फिर जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं उनके लिए यूएस है, या फिर कुछ जो है हम जैसे यूके आ जाते हैं, या कुछ जो है वो फिर ऑस्ट्रेलिया भी चले जाते हैं। बट एक गो टू प्लेसेस बनी हुई हैं कुछ फील्ड्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए यूके है, अकाउंटेंट्स के लिए यूके है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ज़्यादा यूएस और कनाडा ट्राई करते हैं। फिर जो इंजीनियर्स हैं हमारे, वो तो ऐसा जर्मनी उनका जो है ना दूसरा घर है। सो व्हाई नॉट जर्मनी और इटली, क्यों? यानी इट्स अ वेरी डिफरेंट ऑप्शन, यानी कि बहुत कम हमने सुना है कि लोग इटली जाते हैं। और फिर वहाँ के बारे में बताएं, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, और फिर कैसा रहा ये पूरा पूरा सफर वहाँ पे, और मास्टर्स में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? ये बड़ा सवाल है, मैं मेरे लगता है कि काफी टाइम मैं इस पे ले लूंगा, लेकिन अगर आपको कट करना हो बीच में कट कर नहीं देगा। नहीं। बिल्कुल, पर्सपेक्टिव बिल्कुल सही है। जब मैं पाकिस्तान में था मेरा पर्सपेक्टिव भी यही था, क्योंकि हमारे यहाँ, मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। हमारे यहाँ से जो एटलीस्ट मेरी फैमिली में हुआ, हमारी फैमिली में से जो भी मेरे कजन्स वगैरह जाते थे वो ऑस्ट्रेलिया ज्यादातर जा रहे थे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक डिफाइंड पाथ उस समय, उस टाइम पे, समय बोला मैंने क्योंकि मैं इंडियंस के साथ बहुत रह रहा हूँ उस टाइम पे। उस दौर ऑस्ट्रेलिया एक में। डिफाइंड, उस दौर में जो है वो ऑस्ट्रेलिया बहुत डिफाइंड बात है, डिफाइंड के ओके यहाँ इस कंसल्टेंट के पास जाना है, उसको इतने पैसे देना है, वो एडमिशन कराएगा, फिर इतने पैसे आपने जमा करके रखने हैं, वहां जाना है, फला जॉब करनी है और आपका सेटल्ड है। एक 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 चीज आपके पास, एक बात ये था, ठीक है। लेकिन जो मैंने रियलाइज किया है, जितना भी मैंने टाइम लिया मास्टर्स एप्लीकेशन के अंदर, वो ये रियलाइज किया था कि फिल्टर जो है वो कंट्री नहीं है। ठीक है, फिल्टर कंट्री नहीं होता मेरे ख्याल में, मेरा पर्सपेक्टिव, फिल्टर कंट्री नहीं होना चाहिए, फिल्टर आपका प्रोग्राम होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, कि पढ़ाई कहाँ पे अच्छी हो रही। ठीक है, टॉप ऑफ द माइंड आपके पास जर्मनी आएगा, यूएस आएगा, यूके आएगा, यूरोप के और भी कंट्रीज आएंगी। फिर आप देखें कि कौन से में जा सकते हैं। ठीक है, अब जा सकते हैं एक अम्ब्रेला है, जा सकते हैं के अंदर बहुत ज्यादा फैक्टर्स आते हैं, इसके अंदर सबसे टॉप पे जो आता है फाइनेंसेस आता है। ठीक है, जब मैं मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहा था, मेरे ख्याल में 20 से 22 एप्लीकेशंस मैंने भरी थी, मेरे पास 4 से 5 ऑफर लेटर्स आ गए थे, और फिर मैंने सारे रिजेक्ट कर दिए थे। वो सारी कंट्रीज अच्छी थी, उनके प्रोग्राम बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे प्रोग्राम्स थे, लेकिन फाइनेंशियल वाइज बहुत बहुत मसला था। ठीक है, फिर आप बात करते हैं कि फाइनेंसेस ऑस्ट्रेलिया में लोग किस तरह से मैनेज करते हैं, या फिर महंगी कंट्रीज में जहाँ पे लिविंग एक्सपेंसेस कवर्ड नहीं होते, इस तरह से अगर बात करें तो वो किस तरह से कवर करते हैं, तो फिर वो पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं। ठीक है, मेरा उस टाइम पे थोड़ा सा पर्सपेक्टिव अभी भी थोड़ा इसी बारे में है कि जिस फील्ड में मैं पढ़ना चाह रहा था वो फील्ड मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग है, कि मतलब मुझे टाइम लगेगा उसके अंदर, ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाई करूँ और फिर घर आके जॉब भी कर सकूँ, मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग हो सकता है। इसलिए मैं पार्ट टाइम जो जॉब्स होती हैं
उनको बेस्ट केस प्लानिंग में कंसिडर नहीं किया था, वो वर्स्ट केस प्लानिंग में हो जाएगा। ठीक है, बेस्ट केस प्लानिंग के अंदर ये है कि सॉरी बेस्ट केस में प्लान किया था, वर्स्ट केस में प्लान नहीं किया था। वर्स्ट केस में प्लानिंग ये कि मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगा तो फाइनेंशियल मुझे खुद बैलेंस करनी पड़ेगी। तो इस वजह से जो मेरे पास 5 ऑफर लेटर्स थे, फिर मैंने वो एक्सेप्ट नहीं की थी ऑफर्स उस टाइम पे। फिर अगर हम बात करें, जिस तरह से आपने बात की कि जर्मनी जो है वो इंजीनियर्स के लिए बिल्कुल सेंटर है, और बिल्कुल आपने सही बोला कि जर्मनी के अंदर बहुत अच्छा काम हो रहा है, स्पेशली रोबोटिक्स के अंदर। जितना मैं रोबोटिक्स का ही देखता हूँ तो मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से ही आता हूँ, रोबोटिक्स का बहुत अच्छा काम हो रहा है। ठीक है, लेकिन जर्मनी के अंदर जितना मैंने उस टाइम पे रिसर्च थी, अभी भी मेरे हिसाब से वो ये है कि बिल्कुल सही है कि उनकी फीस जो होती है, ट्यूशन फीस वेव ऑफ हो जाती है, लेकिन लिविंग एक्सपेंस जो है वो वहाँ पे अभी भी चैलेंजिंग है। लिविंग एक्सपेंस के हवाले से जितना मुझे पता है, आपने खुद मैनेज करने होते हैं पार्ट टाइम जॉब्स के साथ। हाँ, कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, जैसे डार्ट स्कॉलरशिप के अंदर आपके पास कुछ कवरेज होती होगी मे बी। इसके अलावा एक एरास्मस है, लेकिन एरास्मस इन जनरल यूरोप की है, तो वो फोकस जो जर्मनी नहीं है लेकिन जनरल है। तो उस हवाले से ये है कि जितना अगर आप लिविंग एक्सपेंस की बात करें, तो मुझे उस टाइम पे जो पड़ रहा था वो एटलीस्ट 500 यूरो महीने का एक्सपेंस आता। 500 यूरो मेरे हिसाब से उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा थे, तो महीने में 500 यूरो कमाने के लिए मुझे पार्ट टाइम जॉब्स करनी पड़ेगी। इस वजह से मैंने कंसिडर नहीं किया था। एक ये मसला था। दूसरा मसला ये था कि वहाँ पे ब्लॉक अकाउंट का भी एक होता है कि आपने 20 से 22 लाख रुपए ब्लॉक अकाउंट पे रखने होते हैं। फॉर श्योर मेरा बैकग्राउंड ऐसा नहीं कि ब्लॉक अकाउंट में इतने सारे पैसे कहीं से भी, मतलब कहीं से भी अरेंज कर लेते ये वो, लेकिन ब्लॉक नहीं कर सकते थे। कुछ टाइम के लिए ले सकते थे दिखाने के लिए, लेकिन ब्लॉक नहीं कर सकते। तो इस वजह से कुछ फाइनेंशियल एस्पेक्ट से मेरे पास चैलेंजेस वहाँ पे थे, तो इस वजह से मैं जर्मनी नहीं जा पाया था। और सिमिलर ही सिनेरियोज जो है वो ऑस्ट्रेलिया, यूके या यूएस के भी मेरे पास थे। फिर मेरे पास यूरोप में दूसरी कंट्रीज के बारे से अगर देखा जाए तो इटली मेरे सामने, इटली का ये प्रोग्राम इस तरह से आया था कि मैंने इरास्मस भी अप्लाई किया था। इरास्मस में मेरा जब हुआ था तो मुझे 50% स्कॉलरशिप मैंने दे दी थी, रिमेनिंग 50 मुझे खुद करने थे, तो मैंने वहां पे भी रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन वहां पे मैंने ये आइडेंटिफाई कर लिया था कि इरास्मस का जो रोबोटिक्स का प्रोग्राम मैंने अप्लाई किया था, वहां पे उस यूनिवर्सिटीज में एक्सचेंज कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में होता है, उनका चार्टर किस किस के पास। तो उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ जेनोवा जहाँ पे मैं गया, इसके अलावा फ्रांस की कुछ यूनिवर्सिटीज। तो फिर मैंने उन इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज में फिर अप्लाई किया था, क्योंकि एरास्मस का चार्टर इनके पास है, तो इसका मतलब कि रोबोटिक्स एस्पेक्ट के हवाले से यूरोपियन लेवल पे बहुत ज्यादा ये रिप्रेजेंटेड है, मैं इस तरह से कहूँगा। तो फिर मैंने ये यूनिवर्सिटी ऑफ जेनोवा, इटली में मैंने सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ जेनोवा ही अप्लाई किया था, और इतफाकन फिर मेरा यहाँ पे हुआ था। फिर मैंने इनके स्कॉलरशिप के हवाले से अगर हम बात करें, फिर प्रोग्राम के अंदर हम बाद में चले जाएंगे, लेकिन स्कॉलरशिप फाइनेंसिस की अगर डिस्कस हो रहा है तो मैं स्कॉलरशिप के अंदर इनका प्रोग्राम इस तरह से स्ट्रक्चर्ड है। वो ये होता है कि जो आपके पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं, वो अगर एक मेरिट जो है वो आपको एडमिशन दिला रहा है, फर्स्ट स्टेज की बात करें मेरिट के ऊपर आपका एडमिशन होता है, और फर्स्ट स्टेज स्कॉलरशिप के लिए आपको नीड दिखानी होती है इंटायरली, वहां पे मेरिट नहीं आता स्कॉलरशिप की पहली स्टेज के ऊपर। पहली स्टेज पे ये होता है कि आपकी ट्यूशन फीस वेव ऑफ हो जाती है कंप्लीटली, आपको एक टाइम का मील वाउचर देते हैं, सेकंड, थर्ड आपको अकोमोडेशन में हेल्प करते हैं, ये एक अलग है, मैं इस पे आता हूँ बाद में, और फिर इसके अलावा आपको ईयरली स्टाइपेंड मिलता है। ठीक है, तो अगर आप इसको देखें तो इसका मतलब कि आपका बिल्कुल इसके अंदर आपका ट्यूशन फी कवर्ड है, इसके आपके पास लिविंग एक्सपेंसेस कवर्ड है, और कंसिडरिंग कि मैंने इटली के प्रोग्राम पे बाद में आएंगे, लेकिन एकेडमिक्स भी अच्छी ही है, तो एज अ होल पैकेज मेरे लिए बहुत अच्छा ये रहा था। अगर हम इसको डिटेल में देखें आप स्कॉलरशिप के बारे में, तो उसमें ये होता है कि रीजन वाइज डिपेंड करता है कि किस तरह से आपको डिस्पर्समेंट्स होंगी पेमेंट्स की। ठीक है, कुछ रीजन, जो अगर मेरे रीजन की बात करें, उस रीजन में ये होता है कि आप जब आते हैं यहाँ पे तब आपका स्कॉलरशिप का रिजल्ट आता है, लेकिन आपको पता होता है कि एटलीस्ट नीड आपकी इतनी है, वो डिफाइंड क्राइटेरिया है, जितने बच्चे इस क्राइटेरिया पे आपके पास फुलफिल कर रहे होते हैं उन सब बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है। ठीक है, तो आपको श्योरिटी होती है कि स्कॉलरशिप मिल जाएगी। बस एक चीज जो आपको थोड़ा ट्रिकी होती है वो ये होती है अकोमोडेशन में हेल्प किस तरह की मिलेगी। ठीक है, दो तरह की हेल्प मिलती है। एक ये होता है कि वो आपको अपने हॉस्टल में रूम दे देते हैं, जिसका आपको पर मंथ 120 या 110 यूरो पे करना होता है पर मंथ, या फिर वो आपसे बोलते हैं कि हमारे पास हॉस्टल के रूम्स फुलफिल हो गए हैं, आप बाहर रह लें, कहीं और रह लें, और हम आपको 200 यूरो पर मंथ के हिसाब से रीइंबर्स कर देंगे पैसे। ठीक है, अब ये रीइंबर्समेंट जो है वो आपके पास एक साल बाद सारी रीइंबर्समेंट होती है। अगर आप हॉस्टल में 120 के ऊपर रह रहे होते वो एक साल बाद वापस आएंगे सारे पीछे के। अगर आप बाहर रह रहे होते हैं, आप 500 पे रह रहे हो या फिर 100 यूरो पे रह रहे हो, आपको 200 यूरो पर मंथ के हिसाब से, तो एक साल बाद ये पैसे भी वापस आ जाते हैं। और एक साल बाद ये पैसों के साथ साथ आपको ईयरली स्टाइपेंड जो उस टाइम पे
2300 यूरो पर ईयर था। इट्स नॉट अ लॉट, लेकिन एज ए स्टूडेंट जो है वो जब आपके सारे एक्सपेंसेस कवर्ड होते हैं ये बहुत ज़्यादा बेहतर रहता है। तो मेरा फिर यहाँ आने के बाद कोई खर्चा नहीं हुआ, मैं इस तरह से कह सकता हूँ। और जब मैं ग्रेजुएट हुआ था तो आपके पास थोड़ा बैंक बैलेंस भी हो जाता है बट इन जनरल जो है वो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बहुत बेहतर है। अब अभी की अगर मैं आपको डेट दूं तो ये पूरा पैकेज जो पर स्टूडेंट का पहले इनके पास होता था 5000 यूरोस पर ईयर होता था, अब इनको इंक्रीज करके 7000 या फिर 7200 कर दिया है, जितना मुझे पता है। एटलीस्ट 7000 तो हो गया। इसका मतलब ये है कि आपको जो स्टाइपेंड मिलेगा इंशाल्लाह, जो स्टूडेंट्स अब आ रहे हैं उनको बेहतर स्टाइपेंड दिया जाएगा 1 साल बाद जो होगा। दूसरे रीजन्स के अंदर, कुछ रीजन्स में ऐसा होता है कि जब स्टूडेंट आता है तो उसको हाथ में 5000 यूरो रख दिए जाते हैं कि अपना पूरा साल का खर्चा आप खुद मैनेज। रीजन आप पाकिस्तान को कह रहे हैं, एशिया को कह रहे हैं, या एपैक को कह रहे हैं? रीजन यूरोपियन रीजन। ये जो स्कॉलरशिप है ये आपको इटली की गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, तो इटली के रीजन्स जो होते हैं ना उसके ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल मेरा जो यूनिवर्सिटी ऑफ जेनोवा है वो लिगुरिया रीजन कहलाता है, तो लिगुरिया के अंदर जो यूनिवर्सिटीज हैं उनकी डिसबर्समेंट्स का स्ट्रक्चर ये है। इसके अलावा जो रोम है, रोम जो है वो नाम भूल गया मैं रीजन का, लेकिन रोम का जो रीजन है उस रीजन के अंदर मेरे ख्याल में डिसबर्समेंट डिफरेंट तरीके से होती है। ओके, यानी आप रीजन हैसियत वहां से बता रहे हैं कि यूरोपियन इटली के रीजन के रीजन अंदर डिफरेंट वो क्राइटेरिया। बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तानी बैकग्राउंड का कोई फिल्टर स्कॉलरशिप करने कोई नहीं नहीं, यानी कि पाकिस्तान से बच्चा इंडिया से है, बांग्लादेश से है, दे ट्रीट देम इक्वली। सही सही। बिल्कुल। इंटरनेशनल सारे स्टूडेंट्स हमारे पास, मोरक्को के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ईरान के स्टूडेंट्स से, बहुत सारे बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स से, सबका क्राइटेरिया बिल्कुल सेम था। सही। अच्छा, फिर वर्क लाइफ के ऊपर आते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप पढ़ाई कर लेते हैं देन यू आइदर यू हैव टू कम बैक टू पाकिस्तान, या फिर वहां पे भी जॉब ढूंढ सकते हैं। तो हाउ आर जॉब अपॉर्चुनिटीज देयर? जॉब अपॉर्चुनिटीज की अगर बात करें कि जैसे जैसे मैंने एकेडमिक्स में फिल्टर लगाया था उसके अंदर कि कंट्री नहीं देख रहा था मैं, उसके हवाले से जब आप ग्रेजुएट यहाँ पे होते हैं तो जब मैंने जॉब सर्च करना स्टार्ट की थी तो मैं इन जनरल हर जगह ही अप्लाई कर रहा था। इटली की अगर फोकस्ड बात करें तो इटली में जो मेरा बैकग्राउंड है रोबोटिक्स का, उसमें बहुत ज्यादा काम हो रहा है, बहुत ज्यादा काम हो रहा है। ये एक अनएक्सप्लोर्ड एरिया है, मैं ऐसे में से कह सकता हूँ। लोगों को पता नहीं कि काम हो रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा काम हो रहा है। जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, हमारी जो कंपनी वो टीटी कंट्रोल कंपनी का नाम है। ये हमारा जो पेरेंट कंपनी है वो टीटी टेक है, मल्टीनेशनल कंपनी। इनका हेडक्वार्टर्स ऑस्ट्रिया में है, लेकिन इनके बहुत सारे यूएस यूके वगैरह इन सब में इनके बिजनेस यूनिट्स एग्जिस्ट करते हैं। टीटी कंट्रोल का बिजनेस यूनिट अगेन उनका हेडक्वार्टर्स भी वियना में, लेकिन हमारे पास एक ब्रांच यहाँ पे ब्रिक्सन इटली के नॉर्थ में भी है। यहाँ पे जो काम हो रहा है, हम ऑफ हाईवे व्हीकल्स पे काम करते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रैक्टर्स हो गए या फायर फाइटर्स हो गए, इनकी जो व्हीकल्स होती हैं उनको स्मार्ट किस तरह से बनाया जा सकता है। कंपनी में अगेन 2 काम होते हैं। कन्वेंशनल एप्लीकेशन होती हैं कि जनरल फायर फाइटिंग की क्या एप्लीकेशन होती है, लेकिन इसके अंदर हम रोबोटिक्स लगा के इसको स्मार्ट करने का जो काम है वो हमारी टीम का काम है यहाँ पे। अगेन जो यहाँ पे काम कर रहे हैं इसके अंदर जो हम टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हैं वो बहुत एडवांस है। अगर मैं किसी और से बात करूँ कि आपकी कंपनी में ये काम हो रहा है तो वो कहते हैं कि नहीं अभी हम इस पे नहीं आए हैं, क्योंकि एडवांस काम की अगर बारे में बात की जाए हमारा काम बहुत ज्यादा एडवांस है। इन जनरल इटली के अंदर जितनी मैंने एप्लीकेशन दी थी, जितने मैंने इंटरव्यूज दिए थे, बहुत ज्यादा एडवांस काम हो रहा था। मतलब जो अपॉर्चुनिटीज की अगर क्वांटिटाइज करें तो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। जितने ग्रेजुएट्स हैं मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। जितने ग्रेजुएट्स को मैं जानता हूँ मेरे साथ ग्रेजुएट हुए थे उन सबके पास इटली में जॉब्स है। कुछ जर्मनी चले गए, कुछ दूसरी जगह चले गए, पर इन जनरल इटली में जो है उनके पास काफी अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती हैं। और फिर एक एडवांटेज ये भी होता है कि यू हैव, आई थिंक यू आर आल्सो इन शेंजन स्टेट्स, तो फिर आप दूसरी जगह भी जा सकते हो व्हेरेवर यू वांट टू गो। ऐसे ही है, जब आप ग्रेजुएट होते हैं तो फॉर एग्जांपल जब आपके पास शेंजन वीजा है उसके ऊपर आप यूरोपियन काफी कंट्रीज में विदाउट वीजा एंटर हो सकते हैं, 3 महीने रह सकते हैं, फिर आप वापस आना होगा। इसका मतलब अगर आपको किसी और जगह जॉब मिलती है तो आपको फिर वहाँ पे वर्क वीजा वगैरह अप्लाई करना पड़ेगा, वो बात अलग है। लेकिन इन जनरल आसान होता है। जैसे मैं जब अप्लाई कर रहा था मेरे पास जर्मनी से ऑफर आई थी, रिसेंटली जर्मनी से एक दूसरी ऑफर आई थी। तो यहाँ पे जब आप आते हैं तो उसके बाद अगेन कोई लिमिटेशन नहीं, आप कहीं पे भी जा सकते हैं। अगर आपको इटली नहीं पसंद आ रहा है एजुकेशन के बाद आप जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जर्मनी नहीं पसंद आ रहा है आप कहीं और जा सकते हैं। शेंजन के अंदर ये बहुत फायदा। सही सही। अच्छा रजा भाई, इसको अब हम एंड की तरफ लेके चलते हैं। एक बड़ा अवामी सवाल है, पता नहीं आपको अच्छा लगे ना लगे, लेकिन बहुत सारे लोग इटली आते होंगे शायद इस नियत से पढ़ाई की, लेकिन एंड में उनकी नियत शायद वो एक पासपोर्ट अचीव करना भी हो। बहुत सारे तो खैर इस नियत से आते ही नहीं, दे वांट टू गो बैक टू पाकिस्तान, और उनको कोई इससे मतलब ही नहीं। कितना लंबा प्रोसेस है और पासपोर्ट कब मिलता बिल्कुल, अगर आपका पासपोर्ट फोकस है तो इसके अंदर क्राइटेरिया ये होता है कि जब आपके पास 5 साल यहाँ पे गुजर जाते हैं इटली के अंदर, तो आप एक लॉन्ग टर्म रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट रेजिडेंसी वो भी नहीं होती, कहलाती है परमानेंट रेजिडेंसी, लेकिन वो लॉन्ग टर्म रेजिडेंस परमिट होता है 5 साल का। ठीक है, है? वो आपको 5 साल बाद मिलता है। उसके बाद जब आपको 10 साल यहाँ पे हो जाते हैं तो फिर आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 10 साल का प्रोसीजर है।
10 साल का प्रोसीजर है, और चाहे आप स्टूडेंट हो चाहे आप वर्कर हो, जो भी हो, 10 साल का प्रोसीजर है बिल्कुल इटली के अंदर। ओके ओके, सही है। अच्छा, कमिंग टू वहाँ का माहौल और कम्युनिटी, सो डू वी हैव मॉस्क अराउंड, डू वी हैव हलाल फूड, डू वी हैव पाकिस्तानी कम्युनिटी देयर? डिपेंड्स कि आप कौन से शहर में। मेरे ख्याल में जितने बड़े शहरों में मैं गया हूँ सब में है, स्पेशली जहाँ पे मैं हूँ ब्रिक्सन है, ये बहुत छोटा सा टाउन है, ये वैली है एक्चुअली, माउंटेन्स के बीच में एक वैली बनाई बहुत खूबसूरत सी। यहाँ पे पाकिस्तानी सोसाइटी, पाकिस्तानी लोग बहुत ज्यादा हैं। इसी वजह से पाकिस्तानी रेस्टोरेंट एग्जिस्ट करता है जहाँ पे आपको गुलाब जामुन जलेबी भी मिल जाएगी, मतलब प्रॉपर पाकिस्तानी खाना मिल जाता है। अगेन अगर शहर बड़ा है, फॉर एग्जाम्पल रोम जाएं आप, जेनोवा जाएं, जेनोवा में बहुत पाकिस्तानी है, मिलान में बहुत पाकिस्तानी है, ट्यूरिन में बहुत पाकिस्तानी है, बराबर में बोलजानो, तो डिपेंड करता है कौन से शहर जा रहे हैं। कुछ आउटलायर्स एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पे आपको इतना ज्यादा रेलिवेंट कल्चर नहीं मिलेगा, लेकिन पाकिस्तानी सोसाइटी बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करती है, कल्चर एग्जिस्ट करता है, मॉस्क एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे एक मस्जिद है, बिल्कुल यहाँ पे मस्जिद है, तो बिल्कुल डिपेंड करता है कहाँ रहते हैं, मिल जाएगा लेकिन आप। सही। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन इज कि आपने पूरी अपनी जर्नी बताई, फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज टू यूनिवर्सिटी, फिर इटली में यूनिवर्सिटी, देन माशाल्लाह जॉब लाइफ। कोई बच्चा इस वक्त आपको पाकिस्तान में सुन रहा है एंड उसको कोई मशवरा हो, विल टारगेट दोस पीपल हु आर जस्ट आइदर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटीज या उन्होंने बस ग्रेजुएट करके कोई जॉब पे लग चुके हैं, सो वो बच्चे जो आपको सुन रहे हैं, कोई ऐसा मशवरा हो कि यार ये कर लेना तो यू विल रीच फास्टर, या ये मैंने मिस्टेक की थी ये ना करना, कोई भी ऐसा मशवरा जो आप देना चाहिए? मेरे ख्याल में जो चीज़ मैं स्टूडेंट्स में देखता हूँ, वो एक मसला ये कि प्लानिंग बहुत लैक करते हैं, कि प्लान क्या है। अगर आप ग्रेजुएट हो रहे हैं, अगर आपका हायर एजुकेशन का प्लान है, तो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपने कोशिश करनी चाहिए जितनी जल्दी हो सके एक अच्छी अपॉर्चुनिटी पे आप मास्टर्स के लिए जाएं या पीएचडी के लिए जाएं। पहली बात ये कि प्लान अच्छे से करें, और एटलीस्ट अगले 2 साल 3 साल का प्लान एक टेम्पररी बना के रखें कि ओके मैं ग्रेजुएट इस तरह से पढ़ाई करूंगा, ग्रेजुएशन के बाद प्रॉबली मैं जो इस तरह जाना चाहूंगा, ओके डाइवर्स हो जाएगा 3 साल बाद, बट इन जनरल थोड़ा प्लानिंग, एक ये बात जरूरी है। दूसरी बात जो मैं मेंशन करना चाहूंगा वो ये है कि आप डिफरेंट एरियाज एक्सप्लोर करें। हमारे पास पाकिस्तान में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत डिफाइंड फील्ड्स अभी भी एग्जिस्ट करती हैं, इतना ज़्यादा डाइवर्स में, इतना ज़्यादा स्पेशलाइज्ड मैं कहूँगा फील्ड्स एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन बाहर एग्जिस्ट करती हैं। तो आप कोशिश करें कि जब आप प्रोग्राम्स के फिल्टर लगा रहे हो तो थोड़ा सा वाइडर स्कोप उसमें रखें, मे बी आपको थोड़ा सा फोकस्ड एक अच्छी जगह पे। फॉर एग्जाम्पल मैंने रोबोटिक्स में किया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि मैंने रोबोटिक्स में गया हूँ, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पेरेंट उसमें चली जाती है, उसके अंदर बहुत सारी ब्रांचेस में एक ब्रांच रोबोटिक्स आती है। तो मैं कहूँगा एक तो ये चीज़ करें। तीसरी चीज जो मैंने बहुत रिसेंटली रियलाइज की है वो ये है कि पहले तो अगर कोई ऐसा सुन रहा है जो पढ़ाई कर रहे हैं इस वक्त, मैं कहूँगा मेरिट बहुत अच्छा रखें, मेरिट के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, क्लब्स आप छोड़ दें, मेरिट बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अगर आप मेरिट अपना बहुत अच्छा रखे हुए हैं नहीं तो नहीं, आप देखें डायरेक्टली। देखें अब रजा भाई, आपने ये थोड़ी सी अजीब सी बात की है। अगर कोई को करिकुलर एक्टिविटीज के जरिए जो है ना सिंगर बन गया बहुत बड़ा, तो वो फिर रजा भाई को पीछे छोड़ देगा अगले 5 साल। नहीं तो नहीं, आप इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये इंशाल्लाह ना ऐसा कहें, हो। को करिकुलर एक्टिविटीज भी लोगों को करने दें, ऐसा ना कहें। डिपेंड करता है कि मैं इसको हाँ। ऐसे देखता हूँ कि आपके पास हर चीज का ना एक वो होता है टाइम, मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि बैलेंस होता है, सॉरी इस तरह से कह सकते हैं। हम्म। अगर हम फाइनल ईयर की बात करें, मैं ये चाहता कि अगर मैं फाइनल ईयर में होता हूँ तो मैं ये चाहूंगा कि मैं को करिकुलर बैलेंस करूं, लेकिन मैं तो उसको प्रायोरिटाइज ना करूं। हम्म। अगर मेरा मेरा प्लान जो है हायर एजुकेशन का है, उसके अंदर क्या चीज़ें मेरे लिए काउंट करेंगी। फॉर एग्जाम्पल मुझे लगता है कि अगर मैं फाइनल ईयर के अंदर एक रिसर्च पेपर पब्लिश करता तो मेरा हायर एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रह सकता है। मैंने नहीं किया, मेरी गलती थी, ये गलती नहीं, चलो ये कह सकते हैं कि ओके मैं मिस आउट कर दिया उस मिस्ड चीज़ को। अपॉर्चुनिटी। हम्म। लेकिन इस तरह से मैं कहूँगा को करिकुलर बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत ज़्यादा इसमें एक्टिविटीज में पार्ट लिया और अभी तक मेरे लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन इस तरह से है कि आप बैलेंस करना जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, किस चीज़ को प्रायोरिटाइज करना है। कमिंग बैक, मैं ये कहता कि अगर आपके पास मेरिट बहुत स्ट्रॉन्ग है बैकग्राउंड के अंदर, तो उसके अंदर आप डायरेक्टली पीएचडी भी अप्लाई कर सकते हैं। ये मेंटालिटी अभी भी एग्जिस्ट करती है कराची के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जितने जितने लोगों से मैंने बात की है कि बैचलर के बाद डायरेक्टली मास्टर्स ही होता है सिर्फ, नहीं ऐसा नहीं है। अगर आपके पास बैकग्राउंड अच्छा है तो आप डायरेक्टली पीएचडी भी कर सकते हैं। इसको इस तरह से देखें, 2 साल का मास्टर्स होता है और 3 साल का पीएचडी होता है, जनरल 3 साल का होता है, कुछ 4 साल के भी होते हैं। तो आप इस तरह की अपॉर्चुनिटीज भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। इवन अगर आपका रिसर्च का बैकग्राउंड नहीं भी है, कोई मसला नहीं है। कुछ एप्लीकेशंस पीएचडी की ओपन एप्लीकेशंस कहलाती हैं, वो इसमें मे बी दूसरा सेशन बेहतर रहेगा, बट इन जनरल जो ओपन एप्लीकेशंस कहलाती हैं उसको भी फोकस में रखा जा सकता है। आखिरी चीज जो मैं मेंशन करूंगा, जो भी ग्रेजुएट हुए हैं वो अगेन मेरी सजेशन ये होगी जिस तरह से मैंने फॉलो किया था,
कंट्री एक फिल्टर जो है वो थोड़ा सा अगेन डिपेंड करता है कि अगर आपका लॉन्ग टर्म प्लान्स क्या है, बट इन जनरल अगर हायर एजुकेशन के प्लान्स हैं उसके अंदर कंट्री फिल्टर जो है वो थोड़ा लेस प्रायोरिटी रखता है, करिकुलम या प्रोग्राम हाई प्रायोरिटी रखता है मेरे सजेशन के हवाले से, और फिर आता है फाइनेंसेस। तो ये एज अ होल पैकेज के हिसाब से एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है कि क्या अपॉर्चुनिटी मेरे लिए बेहतर है। और आई थिंक एक बात ये भी होगी कि अपनी इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ ना करें कि यार किसी भी प्रोग्राम में चले जाएँ। रादर अपना इंटरेस्ट जो है ना वो फ़ोकस्ड होना चाहिए कि यू गो इनटू द राइट फील्ड। और क्योंकि एट टाइम्स मैंने देखा है कि कोई अच्छी कंट्री की नेगोशिएशन में हम अपनी वो डिग्री छोड़ देते हैं जो हमें जिसकी मोटिवेशन होती है, एंड वी एंड अप इन इन अ फील्ड जो शायद हमें इतनी पसंद नहीं होती, बट हम कोई डेटा एनालिटिक्स वाला बंदा यहाँ चला गया, वो चला गया। सो आई थिंक ये मेरे एंड से एक वो है। रज़ा, इट वाज़ वंडरफुल टॉकिंग टू यू, बहुत अच्छा लगा। और काफ़ी टाइम के बाद आपसे बात हुई, बट इट वाज़ एज़ गुड एज़ इट यूज्ड टू बी बिफोर। और अल्लाह ताला आपको और कामयाबी दे, आप इटली में पाकिस्तान का नाम रोशन करें, पूरी दुनिया में घूमें, और इसी तरीके से जिस तरीके से आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, अल्लाह आपको और तरक्की दे और पाकिस्तान का नाम रोशन करें, और इंशाल्लाह अपनी कम्युनिटी को जिस तरह आप सर्व कर रहे हैं और मज़ीद करते रहें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।